हेलो बच्चों, जैसे कि हम अभी तक आपके 2 सिस्टम्स कर चुके हैं, ये तीसरा सिस्टम है विच इज़ संवहन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। साफ पता चलता है कि सर्कुलेटरी मतलब कि जो पूरी बॉडी में सर्कुलर मोशन में सिस्टम जो पूरी बॉडी में चलेगा। ठीक है, आप इसमें आप देखो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो आपका श्वसन अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है आपके फेफड़ों तक आ जाती है। आप सांस लेते हो, फिर उसके बाद जितना भी प्रोसेस मैंने बताया था वो सारा फेफड़ों तक ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली, लेकिन उसको आपकी हर सेल तक, है ना, हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करती है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है बेटा? इसमें इंक्लूडेड होता है, अब देखो, जैसे कि आपने खाना खाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, जो कि पाचन तंत्र था, पाचन हुआ, बॉडी में ऑब्जर्व हुआ। अब वो सेल तक पहुंचेगा कैसे? जैसे कि आपने कुछ चीज़ ऑर्डर की थी, अब ऑर्डर तो कर दी, वो ठीक है, वो ऑर्डर कर दिया, अब उसको लाने का काम कौन करेगा? वो जो कुरियर वाला होगा, है ना, जो डिलीवरी बॉय होगा, वो करेगा। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी का डिलीवरी बॉय या मैं बोलूँ डिलीवरी गर्ल कौन होती है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, वो कौन कौन है? वो 3 जो हमारे डिलीवरी पर्सन होते हैं वो कौन कौन होता है? सबसे पहले तो हृदय, नलिकाएँ, रक्त नलिकाएँ, उसमें होती हैं धमनी और शिरा। वहन माध्यम मतलब कि आप देखो, इसमें कौन कौन होगा बेटा? हृदय होगा मतलब हार्ट, रक्त नलिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स, और इसमें 2 तरीके की होंगी। मतलब ये हो गई हमारे रास्ते, ये हमारे रास्ते, ये होगा ट्रांसपोर्ट करने वाला पर्सन विच इज़ हार्ट, और इसमें ब्लड वेसल्स, जिसमें रास्ते कौन कौन से होंगे? आर्टरीज एंड वीन्स। अब वहन माध्यम, इसमें एक और रास्ता कौन सा होगा? मतलब कि ये दोनों रास्तों की तरह यूज़ होंगे। ठीक है, मीडियम होगा, मान लो कि ये स्कूटर है, ठीक है, ये स्कूटर है या ऐसा कुछ भी चीज़ जिस पे वो रख के उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये पर्सन हो गया, ये उसका वाहन हो गया। अब ये हो गया वाहन माध्यम, जिस रास्तों से वो जाएगा, क्या? रक्त लसिका मतलब ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, जिसको ब्लड एंड लिम्फ बोलते हैं। अब उसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मनुष्य की भोजन, ऑक्सीजनीकृत व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, विच इज़ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, आपके खाना खाए हुए जो आपको सिंपल फॉर्म में टूट जाता है उसको भी पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। भोजन भी, ऑक्सीजनीकृत जो ऑक्सीजन है वो भी, और अन्य आवश्यक पदार्थ वो भी। चलो अब आगे हम देखते हैं इनके रोल्स कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हृदय, तो हमें पता ही है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ रक्त नलिकाएँ। ठीक है, या मैं बोलूँ ब्लड वेसल्स, जिसमें कौन कौन है? आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखो, सब अब आया रक्त बोले तो ब्लड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड। जो ब्लड है, आपका जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। मतलब कि अब तक हमने सिर्फ खून लिक्विड फॉर्म में देखा है, लेकिन उसमें भी कुछ होता है, ये नहीं पता था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने सुना होगा अभी कोरोना टाइम में कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बैंक बने थे कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। प्लाज्मा एक्चुअली आता कहाँ से, होता कहाँ है? प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, और हमारा जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले ठोस अवयव मतलब कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स, द्रव अवयव माने लिक्विड कंपोनेंट्स। अब हमारा जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो, उसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती है रुधिर कणिकाएँ। रुधिर भी ब्लड को बोला जाता है, रक्त भी आपके ब्लड को ही बोला जाता है। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएँ मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स। कणिकाएँ मतलब जो सेल्स होंगी, कॉर्पसल्स माने भी बेटा सेल ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब द्रव अवयव में कौन कौन होता है? लिक्विड अवयव, लिक्विड कंपोनेंट, इसमें होता है प्लाज्मा। अच्छा, अब तक हमने क्या चीज़ पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये ऑक्सीजन एंड खाना वगैरह हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम, जो हमारे कणिकाएँ होती हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब उन तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, फिर उसके बाद संवहन तंत्र के कौन कौन मेन 3 हीरो होते हैं? हीरो कौन कौन होते हैं? हमारा हार्ट होता है, रक्त नलिकाएँ होती हैं, वहन माध्यम विच इज़
आपकी रक्त और लसिका, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारा लिम्फ के बारे में, मतलब हम थर्ड से शुरू किया बेटा, हमने थर्ड से शुरू किया है जिसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। अब रक्त में भी बोला गया कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, ठोस अवयव, द्रव्य अवयव, ठीक है, मतलब सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। रुधिर कणिकाएं मतलब कि आपकी ब्लड सेल्स, जो ठोस होता है उसमें ठोस, अब तक हमें पता नहीं क्या क्या लगता था, अब जाके पता चला कि जो ब्लड होता है उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स कौन होते हैं, सारे के सारे सेल्स सॉलिड, एंड ब्रेस्ट क्या होता है, द्रव होता है, विच इज़ प्लाज्मा, ठीक है। अब पता है आपको लैब में क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होता है, हम आगे पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी था, हमने जो पढ़ा था उपकेंद्रीकरण, ठीक है। उपकेंद्रीकरण जो होता है उस मेथड के थ्रू तेज 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 ब्लड को घुमाया जाता है, उससे प्लाज्मा निकाला जाता है, ठीक है। उससे सिर्फ ड्रग्स ही नहीं निकालते हैं, इवन प्लाज्मा भी उसी से अलग किया जाता है। प्लाज्मा नीचे बैठ जाता है, रेड चीज़ ऊपर रह जाती है, तो दैट वाइट चीज़ इज़ प्लाज्मा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाला जो हम ये वाला पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है हम ये पढ़ रहे हैं, विच इज़ ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ भी 3 तरीके की होती हैं, अब तक हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है बेटा, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनके हम डिफरेंस पढ़ेंगे, इनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेंगे, आपको बता देंगे कि जो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आपको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी में उनका फंक्शन दे देंगे, उनका कार्य दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि कौन सी ब्लड सेल्स होती है, कौन सी रक्त कणिका होती है ये, ठीक है। तो हमारी 3 रक्त कणिकाएँ कौन कौन सी, लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ये याद कर सकते हैं। अब आरबीसी क्या करती है बेटा, CO2 O2, मतलब कि जो हमने फेफड़ों से ऑक्सीजन ली थी उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो मेनली किसका होता है, लाल रक्त कणिकाओं का, विच इज़ आरबीसीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट करेगा CO2 एंड O2, एंड इवन इसमें अब एक क्वेश्चन और बनता है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एट योर लेवल, विच इज़ कि लाल, जो खून का रंग लाल है वो होता किस लिए है, वो लाल रंग आया कहाँ से, वो होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। हमारा एक हीमोग्लोबिन कितने अणु, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मतलब कि 4 पैकेजिंग लेके जाएगा और एक सेल को दे देगा, मतलब कि जहाँ भी उसको ट्रांसपोर्ट करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उससे आप एनीमिक हो, इसका मतलब आपको फिर देखा है ना कि सांस लेने में दिक्कत होती है, आप उठ के एकदम से, बैठ के एकदम से उठते हो तो आपको चक्कर से आने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी किस वजह से हो, क्योंकि आप में हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बेटा, कि आपका एक हीमोग्लोबिन, विच इज़, इसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, H और स्मॉल b, हीमोग्लोबिन, लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जो एक हीमोग्लोबिन है कितने ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब WBCs आ गया, WBCs में कौन सा है बेटा, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक, मतलब कि क्या करता है, डिजीज़ से फाइट करता है, कौन, WBC, याद रखना हमेशा, 12th में और डिटेल में पढ़ोगे। अब प्लेटलेट्स जो थर्ड है, ये और भी मज़ेदार काम है इसका मज़ेदार काम क्या है कि ये रक्त का थक्का बनाता है। जब आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हो कि कुछ देर में आपका खून फ्लो करना रुक जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं आकर एक जाल जैसा बुन देती हैं, जो कि आपके ब्लड को क्या बोलते हैं, बहने से रोकती है। आपने देखा होगा ना, थोड़े दिन में खुरंड ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, वो क्या है, दैट इज़ प्लेटलेट। एंड इवन एक और बंदा है, एक और पर्सन है, एक और चीज़ है हमारे बॉडी में जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड का थक्का बनाने, विच इज़ विटामिन के। विटामिन के का और प्लेटलेट का यही काम होता है कि वो जाकर ब्लड का थक्का बनाते हैं, जहाँ पर ब्लड फ्लो एक्सेस में, मतलब कि जो ब्लड फ्लो करने लगता है बॉडी से बाहर। अब सेकंड, हमने ये ठोस तो पढ़ लिया कि रुधिर कणिकाएँ कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं, ये वाली पढ़ी थी हमने। अब हमें पढ़ना है ये, हम अब ये पढ़ेंगे इसका सेकंड कंपोनेंट, विच इज़ द्रव अवयव, लिक्विड कंपोनेंट। उसमें कौन था, प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम कुछ नहीं है, बस एक मीडियम प्रोवाइड करना है, और वो मीडियम जैसे कि आप मैं बोलती हूँ कि अपने शरबत पीना है, ठीक है। अब शरबत जो आता है, जो रस आता है शरबत का,
उसको आप ऐसे तो गट पी नहीं जाते हो, आप क्या करते हो बेटा, उसको पानी में घोलते हो। तो पानी क्या है, एक माध्यम है उस स्वाद को लेने का। इसी तरीके से जो प्लाज्मा है एक माध्यम की तरह यूज़ होता है, विच इज़ पीले रंग का होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो 90% ये जल से ही बना होता है, और बाकी का जो शेष अवयव है उसमें जो 10% जो हमारा बचा, उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? जैविक अवयव और अजैविक अवयव। जैविक बोले तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अजैविक बोले तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है? देखो, जैविक अवयव में भी कौन कौन से? प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी कैसे कैसे? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, दोनों के दोनों प्लाज्मा प्रोटीन ही होते हैं बेटा। तो ये जैविक अवयव में आ गए। अजैविक अवयव में कौन कौन हो गए? खनिज तत्व, मतलब मिनरल्स। ठीक है, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन होते हैं प्लाज्मा में? दो चीज़ें, इसका पीला रंग होता है, दो चीज़ें होती हैं, जल और शेष अवयव। क्या होता है? देखो, जल ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, हमें पता है। तो शेष अवयव, इन सब चीज़ों की वजह से ही इसका रंग पीला होता है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा दूध आप पानी में डाल दो, पूरा दूध सफ़ेद हो जाता है, बेशक उसकी क्वांटिटी कितनी ही कम क्यों ना हो। तो सोचो, इतना सा ही काफ़ी है इसको पीला रंग देने के लिए। अब इसका पीला रंग किस किस वजह से था? जैविक अवयव, अजैविक अवयव। जैविक अवयव में कौन? प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन कौन सा प्रोटीन होता है? दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, दोनों के दोनों प्लाज्मा प्रोटीन ही हैं। अजैविक में जैविक खनिज तत्व, मतलब कि अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे समझ में। अब आ गया हमारा रक्त वाहिकाएँ, मतलब जो स्कूटर था जिस पे पर्सन, मतलब कि हृदय ट्रांसपोर्ट करेगा क्या चीज़ें? हमारा ब्लड वेसल्स, वाहिकाएँ, जो थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट था हमारा। ठीक है, ये अभी ये पढ़ना है हमें। रक्त, ब्लड वेसल्स, मतलब कि रक्त वाहिकाएँ किसके थ्रू हो जाएगा, कौन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा? कौन कौन होगा? सबसे पहला धमनी और शिरा, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी एंड शिरा। अब इसकी जो आप सपोर्टिंग मटेरियल में बेटा उससे पढ़ना बहुत अच्छा दिया हुआ है। चलो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी डिफरेंस, आपके सपोर्टिंग में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ऑक्सीकृत रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, मतलब कि जो धमनियाँ होंगी, आपका जब लंग्स ऑक्सीजन दे देती हैं, उनको पहुंचाने का काम और छोड़ने का काम सेम रास्ते से कभी नहीं होता है। दो अलग अलग रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता होगा धमनी, दूसरा रास्ता होगा आपका शिरा, मतलब कि दोनों के दोनों ऑक्सीकृत जो आपका रक्त होगा वो अलग रास्ते से जाएगा, और जो अनऑक्सीकृत रक्त होगा, रुधिर होगा, वो अलग रास्ते से जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपवाद है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस माने फेफड़ों को बोलते हैं बेटा, फुफ्फुस धमनी, और इसमें है फुफ्फुस शिरा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे ही याद रख लो, फुफ्फुस फेफड़े, फेफड़े से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। और आप इसको इंग्लिश में कैसे याद कर सकते हो? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी, पल्स। पल्स कहाँ से मिलती है? पल्स कहाँ से मिलती है? हमारी धक धक हार्ट की, है ना। तो आप इसको हार्ट से भी याद रख सकते हो। हिंदी वाले लोग फेफड़े फुफ्फुस से याद रखेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे पल्मोनरी मतलब पल्स, हार्ट से याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है डिफरेंस इनमें? ये मोटी होती हैं, और मतलब कि इनकी जो वो होती है, जो उनकी आउटलाइंस होती हैं, मतलब मान लो कि ये जो है आपकी धमनियाँ हैं, तो इसकी जो परतें होंगी ये बहुत मोटी मोटी होंगी। इसका जो लेयर होगा मतलब बहुत मोटा होगा ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ शिरा की, वो बहुत, मतलब उनकी जो भित्ति होंगी, जो लेयर होगी, वो कैसी होगी? बहुत पतली होगी, कम मोटी होगी, और कम लचीली भी होगी। अब वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। ये सतही नहीं होते, नहीं नीचे, मतलब कि जो हमारी ये वेन्स आपकी दिखती हैं, ये जो हरी हरी वेन्स दिखती है बेटा, ये कौन होती हैं? ये आपकी शिरा होती है। ठीक है, ये शिरा है, इसीलिए इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर मतलब जो शिराएँ होती हैं वो इम्प्योर ब्लड, क्योंकि ऑक्सीनीकृत है, अनऑक्सीकृत है, तो इम्प्योर ब्लड ये लेके जाती हैं और प्योर ब्लड ये लेके जाती है। कि मैम अगर इम्प्योर ब्लड जाता है तो इंजेक्शन इसमें क्यों लगाते हैं? अब बेटा एक बात सोचो, हम खोज के नीचे थोड़ी ना डालेंगे, तो जाना तो कहीं ना कहीं से, ये जो हमारा ब्लड है वो जाएगा तो हार्ट से ही होके, फिर जाएगा तो फेफड़ों से ही होके, है ना। तो मतलब कि एक टाइम पे आने के बाद वो दवाई हमारी सेल्स तक पहुंच ही जाएगी, चाहे वो इस इम्प्योर ब्लड से जाए, चाहे वो प्योर ब्लड की धमनियों से जाए, मतलब कि धमनियों से जाए चाहे शिरा से जाए। ठीक है, अब ये सतही नहीं होती, मतलब ये हमारी बॉडी में बहुत नीचे होते हैं, और जो सतही होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे शिराएँ होती हैं। ठीक है, डीप सीटेड होते हैं, सुपरफिशियल। अब बात करते हैं हमारा
देखो इसकी परतें बहुत मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे धमनियों से जब ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन कैरी करता है इतना ज़्यादा स्पीड में जाता है बेटा, तो जैसे कि हमारी जो धमनियाँ हैं वो फट ना जाए, ब्लड बाहर फ्लो ना हो जाए, इसलिए इनकी जो लेयर्स होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। इनकी इसलिए पतली होती है क्योंकि इससे जाने वाला ब्लड जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से कैरी करके ला रहा होगा, जो कणिकाओं से आपका ब्लड कैरी करके ला रहा होगा, कौन सा? जिसमें CO2। अब मान लो आपने सांस लिया, हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया, सेल्स तक लेके गई, कणिकाओं तक लेकर गई। अब कणिकाएं ने ऑक्सीजन ले ली, इन्होंने CO2 छोड़ दी, इनको ऑक्सीजन दी गई, सेल्स को CO2 छोड़ दी। अब CO2 शिराओं में चली गई। अब मैंने बोला ना दोनों के रास्ते अलग होते हैं। इस पाइप से आया था धमनियों से आया था। ये पाइप कौन सा था? धमनी वाला। धमनी से आया ऑक्सीजन, CO2 वाले पाइप से शिराओं में चली गई CO2, मतलब कि अनऑक्सीकृत जो रक्त है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब जो ये जो फ्लो कर रहा है, इससे आने वाला ब्लड जो है यहाँ तक आते आते इनका जो स्पीड है, जो चाल है, जो गति है, वो बहुत स्लो हो जाती है। इस वजह से ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये जो है इनका जो परतें हैं, जो भित्तियाँ हैं वो मोटी हों। वॉल्स जो होती हैं इनकी ज़रूरी नहीं है कि वो मोटी हों, इसलिए बहुत पतली पतली होती हैं। ठीक है, आराम से फ्लो करेगा ब्लड। ठीक है, इसमें बहुत तेज़ी से करेगा। अब देखो लिखा हुआ है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हार्ट से नहीं, सॉरी बेटा, लंग्स से ऑक्सीकृत ब्लड लेकर आई, अंगों तक पहुँचाया इस धमनियाँ। अब अंगों से CO2, मतलब कि अंगों से CO2, सेल्स कहाँ होंगे? अंगों में। ठीक है, तो अंगों से CO2 निकाला और हृदय तक लेके आए। क्यों? स्पीड लेने के लिए। ठीक है, और लास्ट में कहाँ? फेफड़ों तक। अब इसमें अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी। अब पढ़ेंगे तब आपको, जब मैं डायग्राम समझाऊंगी तब आप देखना। ठीक है, अब ये क्या है? फुफ्फुस शिरा, मतलब कि अपवाद है ये, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।